हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कॉमन एरर पार्ट ई की। एसपी बख्शी ग्रामर के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से आप पिछले चारों सेशंस देख सकते हैं। ठीक है, ये 5वां सेशन है और इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या सीधा आप इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर जो चैनल का नाम है उसी नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां से आप पिछले सेशंस के पीडीएफ भी ले सकते हैं और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, उसके बाद में सेशन देखिएगा, समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, शी वॉज टॉलर देन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। तो क्या कहना चाह रहा है, वह अधिक लंबी है किससे? अपनी 5 सिस्टर्स से, है ना। 5 में से कोई भी सिस्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज्यादा लंबाई इसकी है। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि ईदर का प्रयोग है। पहली बात तो ये जो है वो चीज कहां आप सीखते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप सीखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईदर, नीदर, है ना, ईच, इनका प्रयोग आप सीखते हैं। तो वहां पे पढ़ा होगा आपने कि ईदर का प्रयोग है वो 2 के लिए होता है, जबकि यहां आप देख रहे हैं कि 5 सिस्टर्स हैं, 5 हैं, 2 से अधिक हैं। तो 2 से अधिक होने पर ईदर को रिप्लेस करना पड़ता है एनी वन से। ठीक है, अगर आप ईदर को रिप्लेस करेंगे 2 से अधिक के लिए तो एनी वन आएगा। अगर आप नीदर को रिप्लेस करना चाहें तो फिर एनी वन के स्थान पर क्या आएगा? नन आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 5 सिस्टर्स हैं, 2 से अधिक हैं, तो यहां पे ईदर। यहां पे अगर नेगेटिव की जरूरत पड़ती तो हम नन लगाते, और 2 की बात करते नेगेटिव जरूरत पड़ती तो यहां पे नीदर लगाते। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। दैट यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दैट से पहले आप देखिए स्टोरीज दे रखा है, स्टोरीज प्लूरल है इसलिए यहां पे वर आएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अपने एंटेसिडेंट को रिलेट करते हैं, पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ती है। क्या कह रहा है? ट्रेजर आइलैंड एक नाम है, ये सबसे बेहतरीन जो पायरेट स्टोरीज हैं उनमें से एक है, और वो पायरेट स्टोरीज जो कि कभी भी लिखी गई हो। समझ रहे हो? तो यहां पे पायरेट क्या हो? समुद्री डाकुओं को बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेजर आइलैंड जो है वो एक सबसे श्रेष्ठ पायरेट स्टोरीज में से एक है, वो पायरेट स्टोरीज जो कभी भी लिखी गई हो। तीसरा, द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज ग्रेटर देन इन एनी टाउन इन इंग्लैंड। ये आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा। प्रोनाउन में एक पार्ट चलता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वहां पे ऐसा मिलेगा आपको कि देखिए यहां पे कंपैरिजन किस चीज का है। कह रहा है कि जनसंख्या जो है कलकत्ता की वो कहीं ज्यादा है, किससे? इंग्लैंड के किसी भी टाउन से। ठीक है, तो यहां पे कंपैरिजन है कोलकाता की जनसंख्या का इंग्लैंड के किसी भी टाउन की जनसंख्या से। तो यहां तो पॉपुलेशन लगा हुआ है, लेकिन एनी टाउन यहां दे रखा है तो उसकी पॉपुलेशन नहीं दे रखी है आपको। इसलिए बेहतर है कि आप इस इन को हटा दीजिए और यहां पे लगाइए ऑफ, दैट ऑफ, यहां पे लगा दीजिए दैट। या तो पॉपुलेशन लगाना पड़ेगा वापस से, या पॉपुलेशन के स्थान पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगेगा दैट, क्योंकि पॉपुलेशन सिंगुलर है। फिर ऑफ, क्योंकि जैसे यहां पे लग रखा है ऑफ कोलकाता, वैसे हो जाएगा ऑफ एनी टाउन। तो दैट ऑफ एनी टाउन इन इंग्लैंड। आपका आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ही हैज अ स्कीम ऑफ हिज ओन विच ही थिंक्स मोर प्रेफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। पहले ट्रांसलेशन देखो इसका ट्रांसलेशन ये है कि उसके पास खुद की एक स्कीम है, और वो जो स्कीम है वो उसको लगता है कि वो कहीं ज्यादा प्रेफरेबल है किसकी तुलना में? किसी और व्यक्ति के पास जो स्कीम है उसकी तुलना में। ठीक है, तो यहां पे जो दैट दे रखा है देखिए समझ में आ जाएगा आपको। इसको दोनों कंपेयर करना, आप इन दोनों सेंटेंसेस को समझ में आएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है। ये दैट जो है वो उस स्कीम के लिए रिपीट करने की बजाय इसने प्रोनाउन का यूज कर लिया। यहां प्रॉब्लम ये है कि प्रेफरेबल जो है ये खुद ही कंपैरेटिव वर्ड है, इससे पहले मोर नहीं आ सकता। प्रेफरेबल से पहले हम मोर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपका आंसर है वो 2 नंबर आएगा। जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रेफरेबल के। एक तो प्रश्न आता है कि इससे पहले मोर नहीं आता, दूसरा प्रश्न आता है कि इसके बाद में देन नहीं आता, इसके बाद टू आता है। ठीक है, तो दे ही रखा है, ये तो गलती नहीं है, लेकिन मोर दे रखा है वो गलत हो जाएगा। इससे आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, सम पीपल कंप्लेन, कुछ लोग शिकायत करते हैं, व्हेन दे एनकाउंटर, जब उनका सामना होता है, अ स्मॉल मिसफॉर्चून, एक छोटे से दुर्भाग्य से, इन द कोर्स ऑफ देयर थरो हैप्पी लाइफ, अपने जो संपूर्ण रूप से खुशनुमा जिंदगी चल रही होती है, लेकिन कभी कभार जब उनका सामना छोटे से मिसफॉर्चून से होता है तो वो शिकायत करना शुरू कर देते हैं। यहां पे प्रॉब्लम देखो, लाइफ है वो नाउन है, लाइफ को मॉडिफाई करने के लिए हैप्पी है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आपको चाहिएगा एडवर्ब। तो इसको बनाओ एडवर्ब। वो कब बनेगा? जब थरली लिखोगे, ly जोड़ोगे, THOROUGS दे रखा है आपको, ly जोड़ दीजिए, संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली का मीनिंग देगा। आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, नंबर 6, आई एम सॉरी वरिंग यू विद माई ट्रबल्स। देखो सॉरी के बाद में आईएनजी लगाने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि आईएनजी लगता है तो कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद जेरेंड लगता है, या फिर 2 साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं, उनमें से एक एक्शन को कंटिन्यूअस एक्शन में दर्शाने के लिए आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना पड़ता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पहली बात तो सॉरी यहाँ पे वर्ब ही नहीं है, ठीक है, तो जेरेंड तो लगेगा ही नहीं। फिर दूसरी बात, यहाँ पे आप एम वरिंग कर दोगे तो यहाँ पे फिर आई एम सॉरी, सॉरी वर्ड नहीं आएगा।
ठीक है, मैं तो आपको वरी कर रहा हूं ये मतलब होगा, जबकि यहां पे ऐसा इसका मतलब ये है आई एम सॉरी टू वरी यू, कि मुझे बड़ा खेद है कि मैं तुम्हें चिंतित कर रहा हूं, तुम्हें वरी कर रहा हूं विद माई ट्रबल्स, मेरी समस्याओं से। बट व्हेन आई हैव एक्सप्लेन्ड, लेकिन जब मैं समझा चुका हूं, मैंने समझा लिया है, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड, तो फिर मुझे पक्का पता है कि जब मैं समझा चुका हूंगा तो फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1 नंबर। सॉरी के बाद में टू वरी आएगा, इन्फिनिटिव की जरूरत है, यहां पर जेरेंड नहीं लगेगा। नंबर 7, आई एम वेरी सॉरी दैट, मुझे बड़ा खेद है कि अ प्रीवियस एंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी, कि पहले की कोई एक बात है, एंगेजमेंट है मतलब कोई भी कंडीशन थी, कुछ भी हमारे बीच में वार्तालाप हुआ था, उससे क्या होगा, प्रिवेंट मी, उसने मुझे रोके, वो मुझे रोकेगा। प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है तो आईएनजी लग गया, तो वो मुझे रोकेगा किस चीज से, कॉलिंग ऑन यू टुनाइट। कॉल ऑन का मतलब होता है आस्क समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए कहना। यहां कोई गलती नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बस अभी याद रखो प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, ध्यान रखना इस बात का। नंबर 8, नो स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज माई सन। यहां देखिए प्रॉब्लम ये है कि एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि जब डिग्री पॉजिटिव आ रही है और ये कह रहा है कि मेरे बेटे के अलावा और कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ये कहना चाहता है, क्योंकि अगर ये बेटे को इंक्लूड नहीं करता यहां पे, मतलब बेटे को अलग से नहीं निकालता, बेटा तो इंटेलिजेंट है, उसके बेटे के अलावा, मतलब मेरे बेटे के अलावा, मेरे सन के अलावा और कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहां पे सन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे नो अदर लगाना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट तो माई सन ही हो गया, उसके बाद बाकी स्टूडेंट बच गए, उससे कंपैरिजन है तो नो अदर लगेगा, तो आपका आंसर है वो आ जाएगा 1 नंबर। नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर दैट दे आर डेवलप्ड इन हाउस। सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर है, विशेषता है हमारे प्रोडक्ट्स की, वो ये है कि वो डेवलप किए जाते हैं। कौन डेवलप किए जाते हैं? प्रोडक्ट्स को। कहां पर? घर में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये आपका सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। आर के स्थान पे क्या आ जाएगा? इज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर। नंबर 10 है व्हेन ही वॉज टायर्ड, जब वह थका हुआ था, ही टुक रेस्ट, तो उसने विश्राम किया, उसने रेस्ट लिया। अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, कहां पर विश्राम लिया? पेड़ की छाया में। अब ये शेड ऑफ द ट्री जब लगता है तो अंडर नहीं आता है, पेड़ की छाया, छाया जब रहेगी तो जब व्यक्ति कोई लेटेगा तो छाया उसको पूरे तरीके से सराउंड कर लेगी, है ना, तो इसलिए यहां पे आएगा इन द शेड। अंडर तब लगता जब केवल ट्री होता, अगर यहां पे शेड ऑफ द ट्री ना होके केवल ट्री क्या होता? अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे हो सकता है, लेकिन शेड में होता है, शेड के अंडर नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर 2 नंबर होगा। नंबर 11, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू शिमला, तो बच्चों के साथ साथ प्रिंसिपल भी शिमला जा चुके हैं, शिमला चले गए हैं। तो यहां अलॉन्ग विद है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। आपको वर्ब लगानी होती है वो सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को देखकर फिर आपको हैव नहीं लगाना है, हैज लगाना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। नंबर 12, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई बुक गिव द सेम टू मी, तो कह रहा है कि जब आप पढ़ लो, गो थ्रू का मतलब कहीं से गुजरना होता है, गो थ्रू का मतलब पढ़ना होता है, तो जब आप पढ़ लो मेरी बुक को तो मुझे दे देना वापस। तो ये द सेम किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए। आवश्यकता होने पर जब भी आपको कोई प्रोनाउन लगाना पड़े, पर्सनल प्रोनाउन लगाना पड़े, तो वही पर्सनल प्रोनाउन यूज करें। बुक के लिए इट लगाना है आपको, द सेम नहीं लगाना है। ये प्रोनाउन में पढ़ा होगा आपने कभी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके स्थान पर द सेम का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यहां पे बुक के लिए इट लगा सकते हो तो लगाइए, अगर नहीं लगा सकते थे, कुछ और सिचुएशन आती तो हम द सेम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउन लग सकता है तो वही प्रोनाउन लगेगा, उसके स्थान पर कोई ओल्ड वर्ड नहीं लगेगा। नेक्स्ट, ही सेड अ नंबर ऑफ लाइज, उसने बहुत सारे झूठ बोले, एंड देन वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय, और वो मुझे गुड बाय कहे बिना ही चला गया। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि जो सैड है ना, ये सैड के बाद ऑब्जेक्ट लगा रखा है, सैड के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है ना, सैड के बाद तो टू लगकर फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, टू का मतलब प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट आएगा, तो सैड के बाद तो आएगा नहीं ऑब्जेक्ट, तो इसलिए यहां पे टोल्ड करना पड़ेगा, ही टोल्ड। और वैसे भी टेल ए लाई एक फ्रेज होती है झूठ बोलने के लिए, टेल ए लाई, दोनों फ्रेज याद रखना। और स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने के लिए यूज करते हैं स्पीक, झूठ बोलने के लिए यूज करते हैं टेल, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट ओनली वी सो द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर, ना केवल हमने एजुकेशन मिनिस्टर को देखा बल्कि हमने चीफ मिनिस्टर को भी देखा। नॉट ओनली से सेंटेंस का स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन लगेगा, इसका मतलब वर्ब को लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। अब वर्ब है सो, अब ये तो है नहीं कि केवल सो को लगा दे, हालांकि जो इसका आंसर देखेंगे आप ऐसी बख्शी बुक में तो यही दे रखा है कि सो वी, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बनता है इन्वर्जन, तो सो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो डिड वी आएगा, डिड वी सी, ये बनेगा,
ठीक है, आपका आंसर होगा 1 नंबर। आई केम डायरेक्टली टू माई रेजिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। देखो डायरेक्ट और डायरेक्टली दो चीजें हैं। डायरेक्ट का मतलब भी स्ट्रेट होता है, डायरेक्टली का मतलब भी स्ट्रेट होता है। डायरेक्टली का मतलब है कि बीच में कोई और ना हो। जैसे मान लो कि सर के डायरेक्टली ऊपर फैन है, मतलब फैन और मेरे सर के बीच में कोई और चीज नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है बिना रुके, कहीं भी नहीं रुका, सीधा घर आ गया। तो ये है बिना रुके घर आ गया एयरपोर्ट से, इसलिए यहां पे डायरेक्ट आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। 1 नंबर आपका आंसर होगा। डायरेक्टली के स्थान पे क्या करेंगे, डायरेक्ट। आई साइंड ऑन द रिसीट। पहली बात तो इसको रिसीट पढ़ते हैं, रिसिप्ट नहीं पढ़ते। दूसरी बात, साइन के बाद में ऑन नहीं लगेगा क्योंकि साइन है ट्रांजिटिव वर्ब। साइन के बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है रिसीट। साइन किसको किया, रिसीट को साइन किया। तो जब इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है तो फिर इसका ऑब्जेक्ट कहां गया, तो ऑन का ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं आपको। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो ऑन करोगे क्या, हटा दो। दिस इज द सेम स्टोरी विच आई हर्ड फ्रॉम हिम यस्टरडे। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे द सेम आ गया, ठीक है। ऐसे ही द ओनली आ जाए, या फिर द लिटिल हो, ठीक है, या फिर द फ्यू हो, या फिर एवरीथिंग दे रखा हो, या नथिंग दे रखा हो, या समथिंग दे रखा हो, या फिर ऑल दे रखा हो, या नन दे रखा हो। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके होने पर आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है, विच नहीं लगाते हैं। तो विच को हटा दीजिए, यहां पे आएगा दैट, ठीक है, दैट आई हर्ड, क्योंकि द सेम आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वाज नॉट अवेलेबल। तो कह रहा है कि फूड की तो बात ही क्या करें, यहां तक कि पानी भी अवेलेबल नहीं था। तो इसका ट्रांसलेशन है, और इसके लिए एक फ्रेज होती है नॉट टू स्पीक, कि इसकी तो बात ही छोड़ दो। नॉट टू स्पीक ऑफ, व्हाट टू स्पीक ऑफ नहीं होता, नॉट टू स्पीक ऑफ। तो ये स्ट्रक्चर ही याद कर लो अच्छे से, कि इसकी तो बात ही छोड़ दो, यहां तक कि ऐसा भी नहीं होता है। जैसे नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, ही कैन नॉट स्पीक इवन हिंदी। तो अंग्रेजी की तो बात ही छोड़ दो, हिंदी भी नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है नॉट टू स्पीक ऑफ से बनेंगे। नेक्स्ट, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अदर। देखो अनदर नहीं आएगा। अनदर एक संभावना बताता है आपको कि अनदर है, इसका मतलब और भी कोई संभावनाएं हैं। जबकि गली के 2 ही छोर हो सकते हैं। कोई गली है, उस गली, मान लो ये कोई एक पैसेज है, तो एक तो ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, 2 ही तो छोर हो सकते हैं। तो 2 ही है, तो एक तो बता ही रहे हो आप, वन एंड, फिर दूसरा बच गया, तो ये निश्चित हो गया यही है। निश्चित हो गया तो फिर टू द अदर, ठीक है, निश्चित हो गया तो द अदर। अनदर लगा रहे हो, इसका मतलब बहुत सारे साइड्स हैं, ऐसा हो नहीं सकता गली में। इसलिए आपका जो आंसर है वो यहां पे आएगा 3 नंबर, अनदर के स्थान पे करेंगे अदर, द अदर। इट हैज बीन आवर कस्टम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर डोर्स। तो ये हमारी परंपरा रही है, रीति रिवाज रहे हैं ऐसे। टाइम मतलब बहुत आदिकाल से ही कहें या सनातन काल से ही कहें कि हम मेजबानी करें उन लोगों की जो हमारे दरवाजे तक आते हैं। हमारे दरवाजे तक आते हैं तो कम टू आवर डोर। डोर्स मत करो भाई, दरवाजे कितने होंगे फिर। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एक प्रकार से कह सकते हो। कम टू आवर डोर का मतलब हमारी दहलीज पर आए, हमारे घर पर आए, उनकी हम सम्मान करते हैं, उनको हॉस्पिटेबल हम रहते हैं उसके लिए। हॉस्पिटल मतलब मेजबानी करने वाला, ठीक है, मेजबानी करना। शी डज नॉट हार्डली, अब देखो हार्डली और नॉट दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो शी डज नॉट हार्डली में आप क्या कर देंगे, हार्डली को हटा दीजिए, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा शी डज नॉट नो, क्योंकि नेगेटिव आ गया। अच्छा आप पूछोगे नोट क्यों नहीं हटाया, हटा के देख लो नोट। तो शी डज हार्डली नो, फिर ये डज जो है वो इंफेसाइज करेगा इसको, ठीक है। फिर डज जो है वो इसको इंफेसाइज करेगा। ऐसा है नहीं सेंटेंस में कि जोर डालने के लिए यूज करते हैं वर्ब से पहले डज का, इसलिए आप यहां पे क्या करेंगे, हार्डली को हटा दीजिए। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। ये तो मैंने करवाया अभी कि प्रेफरेबल से पहले मोर नहीं आता और इसके बाद देन नहीं आता। तो बाद में तो खैर टू दे रखा है आपको, लेकिन मोर नहीं आएगा, तीसरा गलत है। द सेल्समैन ट्राइड टू मिसलीड मी। तो सेल्समैन ने कोशिश करी मुझे भ्रमित करने की। विद द टॉक ऑफ अमेजिंग सेविंग्स, और कैसी बातें करी कि बहुत ही शानदार बचत होगी, किस चीज पर, हीटिंग बिल्स। हीटिंग बिल्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है जैसे, है ना, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो बिल आता है उसके हीटिंग बिल्स बोलते हैं। तो कोई गलती नहीं है, नो एरर। और ही इज वेल अप दीज डेज, आजकल वो वेल अप है। देखो वेल अप का मतलब होता है एकदम भरा हुआ होना, फुल टू इट्स ब्रिम जिसको बोलते हैं, एकदम खचाखच भरा हुआ होना। उससे आगे कुछ डालोगे लिक्विड वगैरह तो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं वेल अप। जबकि यहाँ पे इसका ऐसा मीनिंग निकलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे एक फ्रेज यूज कर सकते हो वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब रिच होना, काफी पैसा होना। आजकल वो काफी धनवान है, हालांकि या इस चीज के बावजूद कि खराब स्वास्थ्य रहता है उसका। डेस्पाइट है वो एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन में आईएनजी लेता है तो आईएनजी ले रखा है। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, उसका कारण यही है कि खुद प्रेपोजिशन है ये, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ ये आंसर नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा ये वेल ऑफ।
ही रिगार्डेड हिज मैरिज एज ए मीन टू एन एंड, उसने माना अपनी मैरिज को क्या, कि एक साधन है, ये एक तरीका है, किसका, एन एंड मतलब उद्देश्य प्राप्ति का। ही जस्ट वॉन्टेड हिज वाइफ्स वेल्थ, केवल वो अपनी पत्नी की जायदाद या धन चाहता था। तो यहाँ पे देखो मीन जो शब्द है ना, मीन को इसने यूज किया है ए के बाद में, मतलब नाउन के रूप में यूज किया है। और मीन जब नाउन के रूप में आता है तो इसका मतलब माध्य होता है, माध्य निकालते हैं, या बीच का रास्ता होता है, मध्यम मार्ग, उसके लिए यूज करते हैं। बाकी आप कोई काम करने का जरिया, कोई काम करने का तरीका, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, अगर इस तरह यूज करना चाहो तो मीन के स्थान पे आएगा साहब मीन्स। ठीक है, आपका आंसर आएगा 2 नंबर। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, कॉमन एरर का सेशन नंबर 5। सेशन नंबर 6 के साथ मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।